ब्रह्मपुरी नाम का एक छोटा सा गांव था जहां अशोक नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिताजी खेती करते थे। अशोक खेती में अपने पिताजी की मदद भी करता था। अशोक के 3 मित्र थे, योगेश, महेश और विवेक। चारों की अच्छी मित्रता थी। साथ में बड़े हुए, साथ साथ अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की और आगे पढ़ने के लिए शहर चले गए। योगेश, महेश और विवेक के माता पिता की परिस्थिति अच्छी होने के कारण वो आगे की उच्च शिक्षा के लिए शहर जा सकी। पर अशोक के घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए अशोक के पिताजी उसे उच्च शिक्षा के लिए शहर नहीं भेज पाए। इस बात का अशोक को बहुत बुरा लगता था और वो अपनी किस्मत को कोसता रहता था। पर दिल का वो बुरा नहीं था। वो अपने पिताजी के हालात से भली भांति वाकिफ था और शायद इसीलिए उच्च शिक्षा लेने की इच्छा होते हुए भी ये बात कभी अपनी जुबान पर नहीं लाता था। एक दिन उसे पता चला उसके सारे मित्र अपनी उच्च शिक्षा लेकर गांव वापस आ गए हैं। तब वो उनसे मिलने चला गया। चारों मित्र बैठकर बातें कर रहे थे। इतने सालों से मिले जो नहीं थे। चारों ने खूब सारी बातें की। फिर योगेश ने कहा, देखो मित्रों, हमारा गांव अच्छा तो है लेकिन छोटा है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हमारी उच्च विद्या को यहाँ कोई समझ पाएगा और ना ही हमें इतना धन यहाँ मिलेगा। इससे अच्छा अगर हम अपनी उच्च विद्या का शहर जाकर प्रयोग करें तो लोग हम पर धन बरसाएंगे। क्या कहते हो महेश और विवेक? सुझाव अच्छा है, मुझे भी मन ही मन यही लग रहा है। अगर तुम दोनों को यही लग रहा है तो ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। मुझे भी अपनी उच्च विद्या पे पूरा भरोसा है, ये यकीनन हमें धनवान बनाएगी। ये सारी बातें अशोक चुपचाप से सुनता है। फिर उसका भी मन उनके साथ जाने को करता है। अशोक कहता है, क्या मैं भी तुम लोगों के साथ शहर आऊं? पर तुम शहर आकर क्या करोगे? तुम्हारे पास न तो शिक्षा है न तो उच्च विद्या। तुम वहाँ धन कैसे कमाओगे? देखो, मैं तुम लोगों की मदद कर लिया करूँगा और धीरे धीरे कुछ सीख भी लूँगा। अरे पर ये सीखना इतना आसान नहीं है, हमें ही तो सालों लग गए। अगर वो आना चाहता है तो उसे आने दो। उसे भी तो पता चले कि उसके दोस्त कितने बड़े विद्वान पंडित है। वो यहाँ रहकर ये कभी नहीं जान पाएगा। अच्छा तो ठीक है, तैयारी शुरू कर दो। हम जल्द ही शहर जाएंगे और खूब धनवान बनेंगे। अशोक को उनकी बातों से बुरा तो लगता है, पर दोस्ती के कारण वो ये बातें भूल जाता है और घर आकर अपने पिताजी को इसके बारे में बताता है। 2 दिन बाद चारों दोस्त शहर की ओर पैदल ही निकल पड़ते हैं, क्योंकि जाने का और कोई दूसरा साधन नहीं था। चलते चलते वो जंगल तक पहुंच जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक कंकाल पड़ा दिखाई देता है। उसे देखकर चारों रुक जाते हैं। पता नहीं ये किस प्राणी का कंकाल है, अभी बताता हूँ। फिर मेरी ये उच्च विद्या किस दिन काम आएगी। योगेश अपनी आंखें बंद करता है और ध्यान लगाकर बैठता है और साथ में कुछ मंत्रों का उच्चार भी करता है। थोड़ी देर के बाद वो बताता है कि ये कंकाल एक शेरनी का है और वो घायल होने के कारण तड़प तड़प कर यहाँ मर गई। ये सुनकर अशोक को बड़ा आश्चर्य होता है और वो योगेश की बड़ी तारीफ करता है। ये सुनकर महेश को बड़ी ईर्ष्या होती है। वो कहता है, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी थोड़ी सी विद्या से जान सकता है। मेरे पास ऐसी उच्च विद्या है जिसके प्रयोग से मैं इस कंकाल को पुनः प्राणी के शरीर जैसा बना सकता हूँ। महेश बड़ी घमंड में आकर पानी अपने हाथ में लेता है और मंत्रों का उच्चार करता है और थोड़ी देर के बाद वो पानी उस कंकाल पर छिड़क देता है। तो क्या आश्चर्य, जैसे ही वो पानी उस कंकाल पर पड़ता है वैसे ही वो कंकाल में मांस और सारे अंग आ जाते हैं और वो कंकाल अब कंकाल नहीं रहता बल्कि मृत शेरनी दिखाई देने लगती है। ये देखकर तो अशोक और योगेश दोनों हक्का बक्का हो जाते हैं और महेश की तारीफ करने लग जाते हैं। ये सुनकर विवेक को बड़ी जलन होने लगती है और उसे लगता है अब तो इनको मेरी उच्च विद्या का सबूत देना ही पड़ेगा। तब इन्हें समझ आएगा कि सबसे श्रेष्ठ मेरी ही विद्या है। जब तक इन्हें सबूत नहीं दूंगा
इन्हें मुझ पर यकीन नहीं होगा। विवेक, ये तो कुछ भी नहीं। अगर मेरी उच्च विद्या के बारे में जानोगे तो दांतों तले उंगलियां दबा लोगे। मेरे पास ऐसी उच्च विद्या है कि तुम लोगों को ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मैं ही विद्वान पंडित हूँ और मेरे जैसा और दूसरा कोई नहीं। ऐसी कौन सी उच्च विद्या है तुम्हारे पास जो हमारे पास नहीं है? हाँ हाँ, ऐसी कौन सी विद्या है तुम्हारे पास जो तुम्हें सर्वश्रेष्ठ कहलाएगी? मेरे पास ऐसी उच्च विद्या है जो इस शेरनी को जिंदा कर देगी। झूठ बोल रहे हो तुम। ऐसी कोई विद्या नहीं जो किसी प्राणी को फिर से जिंदा कर सके। ठीक है, तो देख लो। अरे ये क्या कर रहे हो? अगर ये जिंदा हो गई तो हमारी खैर नहीं। मत करो ऐसा। तुम रुक जाओ अशोक, तुम कुछ नहीं समझते। तुम मूर्ख हो। तुमको कोई विद्या नहीं आती, इसलिए तुम हम विद्वानों के बीच कुछ मत बोलो। जब तक इस शेरनी को जिंदा ना कर दूं, इनके होश ठिकाने नहीं आएंगे और तभी ये मानेंगे कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ विद्वान पंडित हूँ। अरे भैया, इन लोगों का कुछ भरोसा नहीं है। मैं तो पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, फिर चाहे ये शेरनी को जिंदा करे या ना करे, ये लोग तो अब कुछ मानने वाले नहीं हैं। विवेक अपनी पोटली में से भस्म निकालता है और मंत्रों का उच्चार करने लगता है और वो भस्म उस मृत शेरनी के शरीर पर छिड़क देता है। जैसे ही भस्म शेरनी पर गिरता है, शेरनी जिंदा हो जाती है और घायल शेरनी तीनों पर टूट पड़ती है और तीनों को घायल कर देती है, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं था कि किसने उसको बनाया है। थोड़ी देर बाद वो घायल शेरनी वहां से चली जाती है। अशोक पेड़ से नीचे उतरता है और दुखी होते हुए तीनों मित्रों को लेते हुए अपने गांव की ओर चल पड़ता है। अशोक मन ही मन सोच रहा था कि ऐसी उच्च विद्या का क्या मतलब जो इंसान को सही और गलत का फर्क न समझा सके और इंसान को घमंडी बना दे। बेहतरीन कहानियों के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए सी टून्स टीवी।